हमारे सामने एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। पढ़िए। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विथ टू इक्वल इनिशियल स्पीड. वन स्टार्ट्स एट एन एंगल थीटा above the horizontal and other starts at angle theta below. Difference in their ranges on ground is. तो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि मान लो मैंने यहाँ पर क्लिफ मतलब सर्टेन कुछ हाइट मान लेते हैं हम लोग। इस हाइट से एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर ऊपर फेंक दिया और दूसरी बॉल को उतनी ही स्पीड से थीटा एंगल पर नीचे फेंक दिया। तो इन दोनों की रेंज के बीच में हम लोगों को डिफरेंस पता करना है। तो मान लो एक बॉल यहाँ पे गिर रही है और एक बॉल यदि यहाँ पे गिर रही है, तो मान लो ये पहली बॉल है और ये वाली बॉल है दूसरी बॉल। तो दूसरी वाली बॉल की रेंज मान लो इतनी आती है, इसको R2 बोल देता हूँ। पहली वाली बॉल की रेंज यदि R1 आ रही है तो मुझे पता करना है R1 माइनस R2। अब देखिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन जैसा कुछ हुआ है ये, लेकिन रेंज आने के लिए हम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो मैटर करता है। तो बताओ दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सेकंड वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट ओबियसली ज़्यादा रहा होगा, तो इसको लिख दूंगा t1 माइनस t2। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिफरेंस है वही रेंज में डिफरेंस आने वाला है। ओके, तो देखिए अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये वाली बॉल थीटा एंगल से इधर फेंकी गई, तो सिंपल सी बात है इसका u साइन थीटा ऊपर रहा है। अब ये बॉल u साइन थीटा से जो ऊपर चली तो वापस सीधी सी बात है उसी पॉइंट पर आते आते वर्टिकल डायरेक्शन को मोशन को हमें विजिट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे वापस इसका भी कितना हो जाने वाला है u साइन थीटा, मतलब सेम वेलोसिटी जो सेकंड वाली बॉल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट था। तो उसके बाद तो सेम टाइम ही लगने वाला, तो जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा। तो ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, बताओ t1 माइनस t2 कितना बनने वाला है, टाइम डिफरेंस बनेगा। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम ही टाइम डिफरेंस होने वाला है, दैट इज ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये बनेगा अपना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी इज ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है कि सॉलिड ब्लॉक ऑफ मास 3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ 5 kg block with the help of a rope AB of mass 2 kg as shown in figure. When pulled up by an force F, vertical upward force, the whole system experience an upward acceleration. इतना दिया है। तो डायरेक्टली देखेंगे शॉर्टकट, मतलब फास्ट यदि करना हो तो हम ये बोल देंगे कि भाई जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट पुलिंग फोर्स, वो F फोर्स माइनस टोटल फोर्स वेट जो नीचे लग रहा होगा इसका mg, इसका mg और इसका mg, तो 5 और 2 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 3 10 10 100 न्यूटन, तो यही हो गया। और ये इन सब का एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा, मतलब इनका मैं ये लिख रहा हूँ डायरेक्टली कि टोटल F टोटल वेट ये हो जाएगा A एक्सेलरेशन। तो F माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए होना चाहिए। डायरेक्टली टोटल मास यदि कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं टोटल मास हो जाएगा 5 2 7 और 3 10 10 इंटू ए। एक्सेलरेशन की बने 2.19, तो F का वैल्यू यहाँ से बनता है अपना ये 21, तो ये बन जाएगा अपना 121.9 करीब बनेगा न्यूटन, जो कि ऑप्शन में ये दोनों ही गलत हो गए। अब हम आते हैं नेट फोर्स ऑन रोप ए बी इस 24 न्यूटन। सिर्फ रोप ए बी को यदि मैं फोकस करूँ तो नेट फोर्स जो लगने वाला है भाई, इसके ऊपर जो समेशन एफ इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन लगना है। नेट फोर्स रोप का मास कितना है, रोप का मास है 2 kg और इसका एक्सेलरेशन है 2.19। इसका डबल करूँगा तो 19 दूनी 38 2 दूनी 4 4.38 न्यूटन, ये भी गलत हो गया। नेट फोर्स ध्यान रखना हमेशा, फोर्स और वेट को दोनों को हटा के जो तो m टाइम्स ए आ रहा होगा इसी को हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप जगह हट गया। नेक्स्ट तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन सेकेंड का नेट फोर्स ऑन रोप ए बी 24 नहीं आया है, ऑब्वियसली बात है, दिस इज 20 नॉट 24, तो ऑप्शन बी बनने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक ब्लॉक है जो 2 रस्सी से बंधा हुआ है, जिसमें टेंशन है T1 और T2 और ये सर्कल में घूम रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। ब्लॉक P ऑफ मास 0.4 kg इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल रोटेटिंग स्पिंडल बाय 2 स्ट्रिंग्स AP एंड BP ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर गिवन है। दोनों में टेंशन है T1 और T2। आप ध्यान से देखो, यदि ये टेंशन है T1 और इधर टेंशन है T2, तो इन दोनों टेंशन का यहाँ पर कुछ थीटा बन रहा हो, सिमेट्री से देखो तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। अब
इनके लिए कंपाउंड लेने की बात करें तो ये बनेगा T1 cos थीटा और ये बनेगा T2 cos थीटा, मतलब यहाँ पे T1 प्लस T2 cos थीटा जैसा कुछ बन रहा होगा कंपोनेंट, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में आप कंपोनेंट्स देखोगे टेंशन के, तो ये बन रहा होगा अपना T1 साइन थीटा, नीचे बन रहा होगा T2 साइन थीटा, और इनके अलावा एक फोर्स और लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर जो है mg। तो मैंने जो ओरिजिनल फोर्सेस हैं उनको ब्लू कलर से बनाया है। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल यदि आप देख पा रहे होंगे, तो इस ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन में। तो ये एंगल हो गया थीटा, ये साइड 1.6 का आधा 0.8 है और ये हो गया 1। तो आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8/1, ये बनेगा 4/5। तो इससे यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग थीटा की वैल्यू बोल सकते हैं 53 डिग्री, ठीक है। और ये जो साइड है, सिंपल सी बात है, जो आर बनने वाले, दिस इज आर, और आर इज इक्वल टू और कुछ नहीं कोस थीटा ही होने वाला है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहली इक्वेशन बनती है T1 साइन थीटा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस। तो क्या मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 साइन थीटा प्लस mg, और करके देखोगे तो ये बनेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg बाई साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यूज़ भी हम पुट कर दें तो साइन थीटा इज़ 4/5, इट इज़ 5/4, दिस इज मास विच इज़ 0.4 kg, और ग्रेविटी का वैल्यू रख लो 10। तो दोनों आपस में खत्म हो जाता है, 4 से 4 खत्म हो गया, तो यहाँ बचता है 5। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ यदि हम ये चेक करें कि T1 प्लस T2 कोस थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो, और कोस थीटा की वैल्यू r है, ठीक है। तो लिखता हूँ यहाँ पर मैं T1 प्लस T2 कोस थीटा इज प्रोवाइडिंग इट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब कोस थीटा और आर एक ही बात है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू मास 0.4 इंटू ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4π², 4π² की वैल्यू रख दी मैंने नियरेस्ट 10, और टी स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2, ठीक है। ध्यान से देखिए कितना बन रहा होगा, ये पॉइंट हटाया, ये 10 कट गया, यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 100 जाएगा, 4 3 12 और 4 3 12, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 बन रहा होगा, सब कुछ कैंसिल होगा। तो T1 प्लस T2 का वैल्यू बन रहा है 100/9। अब ध्यान से देखोगे, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज इक्वेशन 2, ये बात अलग हो गई है। अब ऐड करते हैं यदि इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये T1 T2 और T2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये बनेगा 2T1 इज इक्वल टू 5 प्लस 100/9, ठीक है। ये बन रहा होगा 5 प्लस 100/9 इस, इसको एक काम करते हैं हम लोग, तो यहाँ से T1 का वैल्यू 5 का आधा हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 50/9, 2.5 प्लस 50/9 इज समथिंग 9×5 = 5 बचा, वापस 5.5 जैसा कुछ आने वाला, तो 5 2 7, तो 7 के करीब कुछ हो रहा है, 7.5, ठीक है, वो नियरेस्ट मतलब 8 के करीब आ रहा है, देखेंगे तो 8 T1 का वैल्यू 1, जो 8 के करीब वो एकमात्र सी ऑप्शन में है, उससे हम लोग T2 का वैल्यू निकालने जरूरी भी नहीं समझते, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन a straight line under the influence of certain force such that the power delivered to it remains constant starting from rest, and the straight line distance traveled by the moving particle in time t is, तो चेक करो पावर जो है वो कांस्टेंट गिवन है, पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो हम जानते हैं पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी F.v, और फोर्स वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में लेके चले, तो ये कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट को मैं पावर लिख दिया। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dv/dt, और ये हो जाएगा अपना v इक्वल टू p लिखा है। यहाँ से देखोगे तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, v dv इज इक्वल टू p/m इंटू dt, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, टाइम इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 थी, टाइम इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा v²/2 इज इक्वल टू pt/m या p/m इंटू t। यहाँ से मैं v का वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये बन रहा होगा 2p/m का पावर 1/2, ये हो जाएगा 2t। नाउ मुझे जो चाहिए वो चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं जानता हूँ v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं फर्दर लिख सकता हूँ dx/dt 2p/m raised to the power 1/2 as it is,
दिस इज रूट टी, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू 2p/m एज इट इज कॉन्स्टेंट आएगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हो गया डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स लगा देंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू बन रहा होगा अपना डायरेक्टली 2p/m रेस्ट टू द पावर 1/2, और रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 2/3। अब थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये 2 जो है इसके साथ में, जैसे कि ऑप्शंस में देखो तो सब जगह पे रूट के अंदर ये पावर 1/2 के अंदर ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ये रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा 8p, और नीचे ये 3 जो रूट के अंदर जाएगा तो 9 बन के जाएगा 9m, और t की पावर क्यूब है इसे की पावर 1/2, तो ऐसा कुछ बन रहा है। आई थिंक ये 8pt³/9m फोर्थ ऑप्शन में है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अप विथ हाफ द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द मैक्सिमम एल्टीट्यूड रीच्ड बाय इट, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड दिस यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एल्टीट्यूड, मतलब हाइट फाइंड करना है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। देखिए जल्दी से क्वेश्चन ऐसा कुछ बन सकता है क्या, मैं ये बना दिया मैंने अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस से यदि किसी बॉडी को, बुलेट है, बॉल हो, कुछ भी हो, यहाँ से फायर किया हम लोगों ने, तो इसका अर्थ के सेंटर से इनिशियल डिस्टेंस कितना था, अर्थ की रेडियस के बराबर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये अर्थ की रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पर इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है वो कितनी होगी, हाफ इंटू m इंटू ve/2 होल स्क्वायर, ve इज द एस्केप स्पीड। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी जो है हम जानते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, ui इज इक्वल टू -gmm/r। अब जब ये मैक्सिमम हाइट यदि मान लो कितना रीच हो रहा है, ये बुलेट मैक्सिमम कितनी हाइट ऊपर जाती है, यदि मान लो ये फाइंड करना है, मतलब इसके ऊपर से जाना, ऊपर जाना बंद कर दिया, कारण रहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गई होगी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाने वाली है -gmm, हम लिखते हैं इधर, तो मैं इसको MECL से कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लो, दैट इज KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। ठीक है, देखो फटाफट क्या हो सकता है, तो हाफ इंटू m VE², VE स्केप स्पीड, उसका स्क्वायर तो कितना होने वाला है 2gm/r होता है, कि स्केप स्पीड का फॉर्मूला √2gm/r, उसका स्क्वायर करेंगे दिया जाएगा -gmm/r, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है -gmm/r प्लस h जैसा कुछ। ध्यान से देखो तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, gmm कैंसिल हो गया, gmm कैंसिल हो गया, gmm कैंसिल हो गया, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पे बचा है सिर्फ 1/r। एक मिनट, यहाँ पर हाफ किया था हम लोगों ने, ये हाफ था, v/2 था ना वो, तो 2 का स्क्वायर 4 बचा होगा, सॉरी, तो यहाँ पे बचेगा 1/4r, ये हो जाएगा -1/r इज इक्वल टू -1/r प्लस h। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मैं फाइनली h का वैल्यू चाहिए, तो ये कितना बन रहा है, ये बन जाएगा अपना 1 - 4 दैट इज -3/4r इक्वल टू -1/r प्लस h। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r प्लस h इज इक्वल टू 4r/3। यहाँ से h का वैल्यू बनने वाला है r टाइम्स 4/3 - 1 दैट इज r/3। ऑप्शन A इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए केन इज ए hollow cylinder of radius r and height h, its ends are sealed with circular sheets of same material। तो ध्यान से देखिएगा, ये कैन है जो हमारे सामने, क्या पूछा है, दिस कैन इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कैन, क्लोज्ड कैन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बताओ, ध्यान से देखूंगा तो मैं होलो सिलेंडर का देखूंगा, तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला बनता है डिस्क के जैसा, तो टोटल मास यदि मान लो होलो का m है, होलो पार्ट का m r² होने वाला है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और जो सर्कुलर कैप्स हैं जो एक का बनता है, जो डिस्क लाइक बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा m डिस्क लाइक स्ट्रक्चर mr²/2 बनने वाला है। अब बस हमें जो निकालना था यहाँ पर मास निकालना है, तो होलो मास की बात करूँ मैं, जो कर्व्ड पार्ट है उसका मास निकालूंगा तो डेंसिटी इंटू एरिया कर देंगे, एरिया कितना हो जाएगा 2πr इंटू h, और md का जगह पे क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू
पाई आर स्क्वायर, बस ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है हम लोग पुट कर देंगे तो कॉमन आंसर कुछ निकल के आएगा। एम की जगह पर रखा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म, यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, एम डी का वैल्यू रखा इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही है कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन दिख रहा है मुझे आर क्यूब और आर क्यूब, सिग्मा पाई आर क्यूब कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये हो जाएगा 2h प्लस आर। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है क्या? पाई सिग्मा आर क्यूब 2h प्लस आर, पाई सिग्मा आर क्यूब 2h प्लस आर ऑप्शन सी में दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक इसका आंसर क्या है। करेक्ट, सिक्स्थ का सी ऑप्शन है। ओके सो गुड, आई थिंक यू गुड। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th हमारे सामने है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉल है जो m मास की है, यहाँ पर वो कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे जो रस्सी इसको बंधी हुई है वो रस्सी नीचे जाके दो कुछ मासेस को हैंग कर रही होगी। टोटल मास में 2m बोल सकता हूँ। इनिशियल जैसी सिचुएशन दिख रही है हम लोगों को, ठीक है। तो रस्सी में जो टेंशन है यहाँ पर T, वही टेंशन यहाँ पे होने वाला है T, और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा 2mg को। तो इनिशियल कंडीशन देखें तो ऐसी बात है कि T इज इक्वल टू 2mg विच इज़ प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स m इंटू r1 ओमेगा 1 स्क्वायर जैसा कुछ, ओमेगा r1 स्क्वायर, ठीक है, सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरा, यदि मान लो जब एक ब्लॉक हट जाता है, एक ब्लॉक यहाँ से हट जाता है तो टेंशन सीधी सी बात है mg के बराबर होगा। तो जब एक ब्लॉक हट जाता है तो टेंशन बचा mg, टी डैश जैसा कुछ mg बन गया, तो सेंट्रिपेटल फोर्स करस्पॉन्डिंग चेंज होगा तो m/2 ओमेगा 2 स्क्वायर जैसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं कि अबाउट पॉइंट O एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। I होता है अपना mr ओमेगा स्क्वायर, तो mr1 ओमेगा mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल टू mr2 स्क्वायर ओमेगा 2। m से मेरे यहाँ कटता है तो मुझे यहाँ से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू मिल सकता है। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू आ जाएगा r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे 2 इज इक्वल टू r1 बाई r2 और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो r1 बाई r2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 आया है r2 बाई r1 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगी पावर ऐसे कुछ 4। ध्यान से देखो तो r2 और r2 एक कट जाएगा तो पावर 3 बचने वाली है क्या, r2 की पावर 3 r1 की पावर 3। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि r2 इज 2 रेज टू दी पावर 3 टाइम्स 1/3 टाइम्स r1 और 2 का क्यूब रूट जो बनने वाला है। तो r2 इज फाइनल रेडियस विच हैज़ बिकम 2 रेज टू दी पावर 1/3 टाइम्स ऑफ r1। तो 2 की पावर 1/3 आप चेक कीजिए 2 का क्यूब रूट कितना आता है, ये लगभग बनता है अपना 1.24, क्योंकि दोनों तो रूट 2 का वैल्यू है। सीधी सी बात है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हम जानते हैं चेंज तो होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इसीलिए ही रेडियस चेंज होने वाला है। तो थर्ड ऑप्शन बनता है, ये बनने वाला है क्यूब रूट ऑफ 2 दैट इज 1.259 जैसा कुछ बनता है क्यूब रूट, हो जाएगा r1। तो ये बन जाएगा अपना ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 3 stars of equal masses m rotate in a circular path of radius r about their center of mass such that the 3 stars always remain equidistant from each other। बताओ 3 स्टार है और 3 स्टार एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट पे रहते हैं। तो पहली बात तो ऐसा समझो कि यदि वो अपने कॉमन सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं तो भाई ये बात ज़रूरी है कि वो तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है। 3 मास होने वाले हैं, मास 1 मास 2 मास 3, ये 3 वैसे घूम रहे होंगे कि मान लो कि ये हो गया अपना m मास, ये भी m मास, ये भी m मास। इसकी स्पीड v है,
इसकी स्पीड भी v रहेगी, इसकी स्पीड भी v रहेगी, ये अपने कॉमन सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे। तो यदि ऐसा है कि रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r है, तो हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ रेडियस है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाई इस किसी एक मास को देखोगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दो मास की वजह से। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F, वो ये दोनों लग रहे हैं 60 डिग्री पर। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना लग रहा होगा cos 60 पर। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा ये कितना है, देखिए जल्दी से। तो मैं जानता हूँ F इज इक्वल टू F रिजल्टेंट जो हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस इनके बीच 2F स्क्वायर इंटू cos 60, इन दोनों के वेक्टर के बीच में ट्रायंगल cos 60 1/2। आप जानते हैं ये होने वाला है √3F। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा वो ऐसा लग रहा होगा, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सो √3F इज प्रोवाइडिंग इट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। हमें एंगुलर स्पीड के टर्म में सोचना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ mr ओमेगा स्क्वायर जैसा कुछ। तो बताओ √3 इंटू एफ की जगह लिखूंगा m बाय ये वाली डिस्टेंस। अब दो मास के बीच में डिस्टेंस कितनी होने वाली ये हमको फाइंड करना पड़ेगा, लेट इट बी x, ठीक है। तो यदि आप जानते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है a, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आती है ये निकल के आती है a/√3, ठीक है। ये डिस्टेंस होती है a/2√3। ध्यान रखना ये लार्जर डिस्टेंस है, 2:1 रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता है, ठीक है। तो a/√3, यदि a/√3 r है तो a कितना हो जाएगा r√3 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम ओमेगा निकालने के बारे में सोच सकते हैं, एक m से एक m जा चुका है, तो यहाँ से अपना ओमेगा बचेगा ऊपर, आई थिंक नीचे √3 आ जाने वाला है, gm r स्क्वायर और r ये बन जाएगा r³। नीचे 3 था, √3 ऊपर से कट गया, √3 की पावर 1/2। चेक करो कैसा आगे दिख रहा है क्या, gm/√3r, gm/√3r³। आई थिंक ऑप्शन डी बन रहा है, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज रो एट द सरफेस। तो मान लो यहाँ पर सरफेस पर किसी लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक, और यही लिक्विड पूरा भरा हुआ है इस तरह से। हम मान लो h डेप्थ नीचे चले गए इस लिक्विड में, तो क्या होता है हम जानते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है क्या, यहाँ के मुकाबले यहाँ पर इंक्रीज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, ρgh। ध्यान रखना दिस इज इंक्रीज इन प्रेशर, ओके। तो इसने पूछा हम लोग द इंक्रीज डेल्टा रो in density of the liquid at a depth h from the surface with del rho much less than rho। तो पहली बात में क्या मैं ये जानता हूँ कि डेंसिटी इज गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम। तो मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है माइनस डेल्टा वी बाई वी बनने वाला है। यहाँ से डेल्टा रो चेंज इन डेंसिटी कितना होने वाला है, माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू रो, दिस इज चेंज इन डेंसिटी। अब हम एक बात जानते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन डिक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। तो यहाँ से बताओ मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे यदि पुट करूँगा तो चेंज इन डेंसिटी कितना बन रहा है, और ये P जो है ये है रो जी एच इंक्रीज इन प्रेशर। तो डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू बन रहा है मेरे पास P बाई बी इंटू रो, और P है रो जी एच बाई बी इंटू रो। तो ये क्या बन रहा होगा आप लोग समझ गए होंगे, डेल्टा रो इज रो स्क्वायर जी एच अपॉन बी। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ओके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। Water flows at 1.2 meter per second through a hose of diameter 1.59 centimeter. The time required to fill a cylindrical container of radius 2 meter to a height of h equal to 1.25 meter will be। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई एक सिलेंड्रिकल कंटेनर गिवन है हम लोगों को, ठीक है, इसमें कोई सा एक पाइप हम इमेजिन कर सकते हैं जिसका डायमीटर हम लोगों को गिवन है d, और इसमें से v स्पीड से भी लिक्विड आ रहा है कुछ, ठीक है।
तो इसको भरना है सर्टेन हाइट तक। मान लो इसको भरना है हम लोगों को कैपिटल H हाइट तक, ठीक है। इसमें पूछा है कि टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास जो होता है ये होता है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ओके। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यदि आपने ध्यान रखी हो तो ये आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो से, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मान लो टी टाइम में वी वॉल्यूम फिलअप हो जा रहा है, मतलब ये जो वॉल्यूम भर गया है यहाँ पर, जो वॉल्यूम भरने वाला है, मान लो ये वॉल्यूम कितना टोटल, यदि ये वॉल्यूम वी है तो मैं जानता हूँ कि भाई आर रेडियस है और एच हाइट तक जाना है, तो ये वी वॉल्यूम बनने वाला है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ सिंपली, तो ये टी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी, ओके। सो लेट्स चेक, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई एरिया, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो ये बनेगा अपना डायमीटर डी बना हॉर्स की पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यू कैन चेक, पाई से पाई कैंसिल हुआ है, रेडियस, अब जो कंटेनर का रेडियस है वो गिवन है अपने को 2 स्क्वायर 4, हाइट गिवन है 1.25 मीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाई 4, डायमीटर स्क्वायर, now diameter of hose pipe is 1.59, that is approximated to 1.6, its square is 2.56 into velocity square means 1.2 into 1.2, बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन के आएगा 18.3 आवर्स में। ध्यान रखना ये बन रहा है सेकेंड में, वी हैव टू डिवाइड बाय 1/3600 to get it in hour, okay। तो ऑप्शन